दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube मंच सामाजिक अध्ययन सागर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के एक ऐसे टॉपिक के विषय में जिसको जानना हम सबके लिए अति आवश्यक है कि इसलिए कि ये वो टॉपिक है, ये वो जानकारी है जिसके माध्यम से हम सभी इतिहास का जो स्रोत है, इतिहास को जानने के कौन कौन से साधन हैं, इसको हम सभी जान सकते हैं। तो ये एक तरह से बड़ी जानकारी है इतिहास की कि इतिहास को जानने के साधन कौन कौन से हैं, इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं, इतिहास को जानने के माध्यम कौन कौन से हैं। कि जो हमारे प्राचीन इतिहास हो गया, मध्यकालीन इतिहास हो गया, आधुनिक इतिहास हो गया, तो इस तरह से ये सारे राज इसमें दफन है कि यही वो साधन है, यही वो स्रोत है जिनके माध्यम से हम सभी इतिहास को अच्छी तरह से जान और समझ सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस चीज को। इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं, इतिहास को जानने के स्रोत या इतिहास को जानने के साधन, तो ये साधन कौन कौन से हैं आज हम इस चार्ट के माध्यम से हम सभी समझने का प्रयास करेंगे। तो इतिहास को जानने के जो साधन है, जो स्रोत है, वो पहला साधन है धर्म ग्रंथ या साहित्यिक विवरण। इतिहास को जानने का जो पहला साधन है, पहला स्रोत है, वो है धर्म ग्रंथ या साहित्यिक विवरण। दूसरा है तिथि निर्धारण पद्धतियां। पहला धर्म ग्रंथ या साहित्यिक विवरण, दूसरा तिथि निर्धारण पद्धतियां। और अपने इस स्रोत को बताने से पहले मैं ये आपको स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि वीडियो को आप स्किप मत करेंगे और वीडियो को बड़े ध्यान से सुनेंगे, इसलिए कि ये स्किप करने में बहुत सारी चीजें आपको छूट जाएंगी और जान नहीं पाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आप पूरा वीडियो देखने का प्रयास करिएगा, देखिएगा, तभी पूरी बात स्पष्ट हो पाएगी और समझ पाएंगे आप। तो दूसरा है, पहला है धर्म ग्रंथ या साहित्यिक विवरण, दूसरा है तिथि निर्धारण पद्धतियां, और तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण। तीसरा जो साधन है, जो स्रोत है, वो है विदेशी यात्रियों का विवरण। और चौथा है आपका पुरातात्विक मुद्रा एवं अभिलेख। पुरातात्विक मुद्रा एवं अभिलेख। तो इतिहास को जानने के एक तरह से ये चार मुख्य साधन है, मुख्य स्रोत है, जिसके माध्यम से हम सभी इतिहास को अच्छी तरह से जान और समझ सकते हैं। इन चारों के भी अलग अलग भाग हैं, अलग अलग स्रोत हैं, जिसको हम अभी बता रहे हैं आपको। तो पहला धर्म ग्रंथ या साहित्यिक विवरण, दूसरा तिथि निर्धारण पद्धतियां, तीसरा विदेशी यात्रियों का विवरण, चौथा पुरातात्विक मुद्रा एवं अभिलेख। ये चार साधन है। चार साधन का जो पहला साधन है या स्रोत है धर्म ग्रंथ या साहित्यिक विवरण, इसको दो भागों में बांटा गया है। धर्म ग्रंथ या साहित्यिक विवरण को दो भागों में बांटा गया, और पहला जो भाग है इसका धार्मिक साहित्य और दूसरा है लौकिक साहित्य। पहला धार्मिक साहित्य, दूसरा लौकिक साहित्य। हम एक एक करके आपको बताने का प्रयास करेंगे। पहले हम बताएंगे धार्मिक साहित्य को, तो उसके बाद बताएंगे तिथि निर्धारण पद्धतियों को, फिर बताएंगे आपको विदेशी यात्रियों का विवरण, उसके बाद बताएंगे आप पुरातात्विक मुद्रा अभिलेख। तो हम पहले भाग को, पहले स्रोत को बता रहे हैं आपको। तो पहला स्रोत है धर्म ग्रंथ या साहित्यिक विवरण, इसको दो भागों में बांटा गया है, धार्मिक साहित्य एवं लौकिक साहित्य। तो हम शुरू करते हैं धार्मिक साहित्य को। धार्मिक साहित्य भी अगर देखा जाए तो ये बांटा गया है दो साहित्य में। धार्मिक साहित्य जो है ये बांटा गया दो साहित्य में। एक ब्राह्मण साहित्य है, पहला ब्राह्मण साहित्य और दूसरा ब्राह्मणेतर साहित्य। पहला जो ब्राह्मण साहित्य है, दूसरा ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मणेतर साहित्य का मतलब ये हो गया कि ब्राह्मण साहित्य लिखने के बाद ये साहित्य लिख रहे हैं। ब्राह्मण साहित्य से इतर लिखे गए, ब्राह्मण साहित्य के लिखने के बाद ये लिखे गए हैं, ये कहने का तात्पर्य है। तो ब्राह्मण साहित्य, दूसरा ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य की अगर हम बात करें तो ब्राह्मण साहित्य भी दो भागों में बटा है। इसको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे, तभी स्पष्ट हो पाएगा। ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मणेतर साहित्य। धार्मिक साहित्य में दो भागों में, ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य की अगर हम बात करें तो ब्राह्मण साहित्य भी दो भागों में बटा हुआ है, श्रुति ग्रंथ और स्मृति ग्रंथ। ब्राह्मण साहित्य भी दो भागों में बटा है, श्रुति ग्रंथ और स्मृति ग्रंथ। तो हम बात करते हैं सबसे पहले श्रुति ग्रंथ की। ब्राह्मण साहित्य दो भागों में बटा है, श्रुति ग्रंथ और स्मृति ग्रंथ। तो हम बात करने वाले हैं पहले श्रुति ग्रंथ की, कि श्रुति ग्रंथ किसे कहते हैं। तो श्रुति ग्रंथ भी एक तरह से, श्रुति ग्रंथ चार भागों में बटा है, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और अरण्यक। हम समझते हैं सबसे पहले वेद को। वेद जो है चार प्रकार के वेद होते हैं,
पहला ऋग्वेद, वेद 4 प्रकार के होते हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। पहला क्या है? ऋग्वेद है, दूसरा यजुर्वेद है, तीसरा सामवेद है, चौथा अथर्ववेद है। ये है वेद। और इसके बाद जो श्रुति ग्रंथ में आता है दूसरा, वो ब्राह्मण ग्रंथ आता है। श्रुति ग्रंथ के बाद दूसरा आता है ब्राह्मण ग्रंथ आता है, और ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आता है अरण्यक आता है। ब्राह्मण ग्रंथ के बाद अरण्यक आता है, और उसके बाद जो श्रुति ग्रंथ में आता है अरण्यक के बाद वो उपनिषद आता है। तो श्रुति ग्रंथ में पहले वेद है, फिर ब्राह्मण है, फिर अरण्यक है, उसके बाद उपनिषद है। ये इतने भागों में, 4 भागों में श्रुति ग्रंथ बांटा गया। वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ब्राह्मण की अगर बात करें तो ब्राह्मण क्या प्रकार के हैं, तो ब्राह्मण जो ग्रंथ लिखे गए हैं, इसको हम स्पष्ट कर रहे हैं कि जो ऋग्वेद बहुत पढ़ना क्लिष्ट है, उसको जानना और समझना बड़ा आसान नहीं है, वो बहुत क्लिष्ट है। तो इसके लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। ब्राह्मण ग्रंथ भी आसान नहीं है पढ़ना, तो उसके लिए आपको अरण्यक की रचना गई। उसके बाद इस सबका सार एक तरह से उपनिषद में अंकित किया गया, और इसको और आसान बनाने के लिए, वेद को और आसान बनाने के लिए, मतलब वेद को समझने के लिए और आसान शब्दों का इस्तेमाल किया गया ब्राह्मण में, फिर उससे आसान अरण्यक है, फिर उससे आसान उपनिषद में। मतलब इन सब की व्याख्या की गई है ऐसे क्रमबद्ध तरीके से। तो वेद 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या माना जाता है 10 है। ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या 10 है। और उसके बाद अरण्यक है। अरण्यक की संख्या माना जाता है 6 है। 6 प्रकार के अरण्यक होते हैं। उसके बाद उपनिषद की रचना हुई, और उपनिषद की संख्या ये माना जाता है 108 उपनिषद लिखे गए हैं। 108 उपनिषद लिखे गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से 13 उपनिषद को ही प्रामाणिक माना जाता है। 108 उपनिषद है, लेकिन मुख्य रूप से 13 उपनिषद को ही प्रामाणिक माना जाता है। बात करें अगर वेद की, तो वेद में जो ये चारों वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सबके अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। ध्यान से समझेंगे, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद चारों वेद हैं, इन चारों वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। मतलब इन चारों वेदों को मिल के जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं, उनकी संख्या 10 है। मतलब 10 ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, और इनके ब्राह्मण जो ग्रंथ 10 ग्रंथ लिखे गए, इनके जो अरण्यक लिखे गए हैं, उनके इन चारों वेदों को मिला करके, मतलब चारों वेदों के 6 अरण्यक लिखे गए हैं। ये अलग बात है कि अथर्ववेद का कोई अरण्यक नहीं है। मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं, इनके 10 ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद जो 4 वेद है, इसके 10 ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। और इन 10 ब्राह्मण ग्रंथों के या फिर चारों जो वेद हैं, इनके 6 अरण्यक लिखे गए। लेकिन अथर्ववेद का कोई अरण्यक नहीं। मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के ही अरण्यक लिखे गए हैं, जिनकी संख्या 6 है। उसके बाद उपनिषद लिखे गए। इन अरण्यक के उपनिषद लिखे गए, मतलब इनके उपनिषद लिखे गए हैं, और उपनिषदों की संख्या 108 मानी जाती है, लेकिन मुख्य रूप से 13 उपनिषद ही प्रामाणिक माना जाता है। ये हो गया आपका श्रुति ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ का जो पहला भाग है श्रुति ग्रंथ। अब ब्राह्मण ग्रंथ का जो दूसरा भाग है, दूसरा हिस्सा है, उसको स्मृति ग्रंथ बोलते हैं। स्मृति ग्रंथ की अगर हम बात करें, तो स्मृति ग्रंथ भी एक तरह से 5 प्रकार के होते हैं स्मृति ग्रंथ, और 5 इसके भाग हैं स्मृति ग्रंथ के। स्मृति ग्रंथ में पहला है स्मृति ग्रंथ, दूसरा है सूत्र या कल्प ग्रंथ, तीसरा है पुराण, चौथा है वेदांत, और 5वां है महाकाव्य। अब हम बात करते हैं अगर स्मृति ग्रंथ की। स्मृति ग्रंथ तो आप जानते हैं बहुत सारी स्मृतियां लिखी गई हैं इतिहास में। तो बहुत सारी जो स्मृतियां लिखी गई उनमें कुछ स्मृतियां मुख्य रूप से मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन स्मृतियां हैं। तो सबसे पहले जो स्मृति लिखी गई है, मनुस्मृति लिखी गई है, और इन्हीं स्मृतियों में मनुस्मृति को सबसे प्राचीन और पुराना माना जाता है, जो मनु द्वारा लिखी गई। तो मनुस्मृति है, विष्णु स्मृति है, मनुस्मृति, विष्णु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति, विष्णु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, गौतम स्मृति, नारद स्मृति, गौतम स्मृति, नारद स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, पराशर स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, पराशर स्मृति, कात्यायन स्मृति, कात्यायन स्मृति, हारित स्मृति, कात्यायन स्मृति, हारित स्मृति, बृहस्पति स्मृति और अंगिरा स्मृति।
बृहस्पति स्मृति और अंगिरा स्मृति, ये कुछ मुख्य आपकी स्मृति लिखी गई है जिसको मैंने बताने का आपको प्रयास किया। तो ये स्मृति ग्रंथ में ये जो स्मृति मैंने बताया है ये प्रमुख रूप से ये स्मृति लिखी गई, जिसमें सबसे प्राचीन स्मृति मनु स्मृति को माना जाता है। अब अगर बात करते हैं सूत्र ग्रंथ अथवा कल्प ग्रंथ, तो कल्प ग्रंथ 4 प्रकार के होते हैं। कल्प ग्रंथ या सूत्र 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 सूत्र लिखे गए हैं, सूत्र या कल्प ग्रंथ: स्तोत्र सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शूल सूत्र। अगर अगले हम बात करें तो पुराण की, तो पुराणों की संख्या माना जाता है, पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें से सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण को माना जाता है, जिसमें सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण को माना जाता है। ये जो 18 पुराण आपका है, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण, भागवत पुराण, वायु पुराण, शिव पुराण, वाराह पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म पुराण, वामन पुराण, वायवार्थ पुराण, स्कंद पुराण, कूर्म पुराण, नारदी पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण, ये 18 पुराणों की संख्या है, जिसमें मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और पुराना है माना जाता है। अगली अगर हम बात करें तो पुराण के बाद आता है वेदांग। वेदांग मतलब वेद के ही अंग है, और वेदांगों की संख्या मुख्य रूप से 6 मानी जाती है, और इन्हें के आधार पर वेदों की व्याख्या करना बड़ा आसान होता है। तो वेदांग 6 होते हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये वेदांग 6 प्रकार के होते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इसके बाद आता है महाकाव्य। इसका जो स्मृति ग्रंथ का अंतिम भाग आता है, मतलब 6ठा प्रकार आता है, वो महाकाव्य है। महाकाव्य आप जानते हैं कि मुख्य रूप से 2 माने गए हैं, एक रामायण, दूसरा महाभारत। महाकाव्यों की संख्या मुख्य रूप से 2 है, एक रामायण है, दूसरा महाभारत है। तो ये स्मृति ग्रंथ आपका स्पष्ट हुआ। इसके बाद अगर हम आते हैं तो इसी धार्मिक साहित्य का जो भाग है ब्राह्मण साहित्य, और ब्राह्मण साहित्य के बाद आता है ब्राह्मणोत्तर साहित्य। तो ब्राह्मणोत्तर साहित्य में ब्राह्मण साहित्य के बाद माना जाता है ये लिखे गए हैं, तो ब्राह्मणोत्तर साहित्य की संज्ञा इसको मिली है। तो ब्राह्मणोत्तर साहित्य में मुख्य रूप से आते हैं 2 ग्रंथ, एक तो बौद्ध ग्रंथ आता है, दूसरा जैन ग्रंथ आता है। ब्राह्मणोत्तर साहित्य में आते हैं बौद्ध ग्रंथ आते हैं और जैन ग्रंथ आते हैं। बौद्ध ग्रंथ की अगर बात करें तो 2 भाषाओं में लिखी गई है, पाली भाषा और संस्कृत भाषा। बौद्ध ग्रंथ 2 भागों में बटा हुआ है, एक पाली भाषा, दूसरा संस्कृत भाषा। पाली भाषा में एक तरह से लिखे गए हैं, त्रिपिटक लिखे गए हैं और अनुपिटक लिखे गए। त्रिपिटक 3 प्रकार के होते हैं: सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक। अनुपिटकों की संख्या भी 3 है: मिलिंद पन्नो, महावंश और दीपवंश। ये आपके त्रिपिटक अनुपिटक हो गए जो पाली भाषा में लिखे गए हैं। उसके बाद अगर संस्कृत भाषा की बात करें तो संस्कृत भाषा में बहुत साहित्य लिखे गए हैं, जो बौद्ध साहित्य के जो 2 शाखाएं हैं, हीन और महायान। तो हीन और महायान के अंतर्गत जो लिखे गए हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तो ये जो है बौद्ध ग्रंथ साहित्य आपकी पाली भाषा और संस्कृत भाषा में दोनों में लिखी गई है। पाली भाषा में त्रिपिटक वगैरह लिखे गए हैं और संस्कृत बौद्ध साहित्य में आपका हीन और महान शाखा की रचना हुई है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जैन ग्रंथ की, तो जैन ग्रंथ में भी बहुत सारी रचनाएं हुई हैं जिसको इतिहास के संबंध में जानने का मौका मिलता है। जैन ग्रंथ में काफी रचनाएं हुई हैं और इनमें है कालिका पुराण है, भगवती सूत्र है, कल्प सूत्र है, परिशिष्ट पर्वन है, भद्रबाहु चरित, आवश्यक सूत्र और अचरांग सूत्र। ये रचनाएं जो मुख्य रूप से लिखी गई हैं ये जैन ग्रंथों जैन साहित्य में लिखी गई हैं, जैन धर्म से संबंधित है। और इनसे भी इतिहास के जानने में बहुत सारे सामग्री है। इसमें इतिहास से संबंधित इतिहास की बहुत सारी जानकारी आपको जैन ग्रंथ में मिलेंगे, जैन साहित्य में मिलेंगे, बौद्ध साहित्य में मिलेंगे। और ये जो आपके धार्मिक साहित्य है जैसे ब्राह्मण साहित्य, श्रुति ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, अरण्यक, स्मृति, सूत्र, पुराण, वेदांग और महाकाव्य में रामायण महाभारत, इसमें इतिहास से संबंधित बहुत सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगा। इतिहास के एक तरह से ये सबसे प्राचीन स्रोत माने जाते हैं। इतिहास जानने के सबसे ये प्राचीन स्रोत हैं, इसके माध्यम से हम सभी इतिहास की बहुत सारी जानकारी जान सकते हैं। तो ये आपका हो गया धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणोत्तर साहित्य हमने बताया आपको, जिससे इतिहास से संबंधित बहुत सारी जानकारी इसके अध्ययन से आपको मिल सकती है। इतिहास के सबसे प्राचीन स्रोत माने जाते हैं। अब अगला अगर हम बात करें तो लौकिक साहित्य।
धर्म ग्रंथ या साहित्यिक विवरण का जो अगला भाग है, यानी कि धार्मिक, पहला भाग धार्मिक साहित्य जो अभी हमने आपको बताया है। दूसरा है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य को 3 भागों में बांटा गया है। एक पहला जीवनी, दूसरा गल्प साहित्य और तीसरा होता है ऐतिहासिक ग्रंथ या धर्मेत्तर साहित्य। ये तो धार्मिक साहित्य एक तरह से है। धार्मिक साहित्य के बाद जो साहित्य लिखे गए उसको धर्मेत्तर साहित्य, धर्म के इतर साहित्य इसको बोला जाता है। मतलब ये लौकिक साहित्य लिखे गए हैं। लौकिक साहित्य 3 भाग, पहला जीवनी, दूसरा गल्प साहित्य और तीसरा ऐतिहासिक ग्रंथ या धर्मेत्तर साहित्य। तो सबसे पहले बात करते हैं जीवनी की। तो जीवनी में बहुत सारे इतिहास से संबंधित महापुरुषों की जीवनी लिखी गई है और उस जीवनी को आप इतिहास के जो महापुरुष हैं, जो जिनके विषय में आप अगर उनकी जीवनी को पढ़ेंगे तो इतिहास से संबंधित बहुत सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी और जानने को मिलेगी। दूसरा अगर बात करें तो गल्प साहित्य। तो गल्प साहित्य क्या होता है? तो गल्प साहित्य की अगर बात करें तो गल्प साहित्य पूर्ण रूप से कल्पना पर आधारित होता है। ये एक तरह से काल्पनिक होता है, इसका वास्तविक दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है। गल्प साहित्य कल्पना पर आधारित होता है, इसका वास्तविक दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है। इसके पात्र और इसकी जो घटनाएं होती हैं, इस साहित्य में जो पात्र और स्थान और घटनाएं होती हैं पूर्ण रूप से काल्पनिक होती हैं, वास्तविक दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है। तो वास्तविकता पर आधारित नहीं होता है, पूर्ण रूप से ये गल्प साहित्य कल्पना पर आधारित होता है। तो ऐसे भी साहित्य लिखे गए हैं जिनमें को जान करके, पढ़ करके, सुन करके इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है, लेकिन वास्तव में अगर गल्प साहित्य कल्पना पर आधारित है तो पूर्ण रूप से, मुख्य रूप से निराधार है। इससे आपको पूर्ण रूप से अच्छी जानकारी नहीं मिल सकती, इसलिए कि वास्तव में ये कल्पना पर ही आधारित है। और चूंकि कल्पना पर आधारित है, वास्तविकता कोई लेना देना नहीं है, ये पूर्ण रूप से काल्पनिक है। तो पूर्ण रूप से काल्पनिक है तो आज भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पूर्ण रूप से काल्पनिक है, लेकिन हम सभी मानते हैं पूर्ण रूप से काल्पनिक है, लेकिन हम सभी मानते हैं इस चीज को। तो इसको पढ़ करके आप जान तो सकते हैं, लेकिन कंफ्यूजन बना रहता है कि वास्तव में ये सत्य है या असत्य है। लेकिन वास्तव में पूर्ण रूप से असत्य होता है, कल्पना पर आधारित होता है। लेकिन एक चीज और है, जब जो चीज कल्पना पर आधारित है, अगर ये बहुत सालों तक हम सभी इसको मानते चले आ रहे हैं और लोगों को लगता है वास्तव में यही सत्य है, इसलिए कि जो परंपरा चली हुई आ रही होती है, तो परंपरा एक तरह से जो रूढ़िवादी चीजें होती हैं वो कई 100 वर्षों के बाद आप जा करके वो परंपरा बन जाती है। और हम सभी जानते हैं कि हमारे दादा परदादा, हमारे पूर्वज इसको कर रहे थे, इसलिए बात सत्य है। तो गल्प साहित्य इसी पर आधारित है। अगला अगर हम बात करें ऐतिहासिक ग्रंथ या धर्मेत्तर साहित्य, तो ऐतिहासिक ग्रंथ और धर्मेत्तर साहित्य, धर्म के इतर साहित्य, धर्म के बाद, धार्मिक साहित्य के बाद जो साहित्य लिखे गए हैं वो धर्मेत्तर साहित्य। ऐसे बहुत सारी रचनाएं हुई हैं, बहुत सारे विद्वानों ने अपनी अपनी बात अपने अपने ग्रंथों के माध्यम से रखी है। तो इन ग्रंथों के माध्यम से, इन विद्वानों के माध्यम से, विद्वानों की रचनाओं के माध्यम से हम सभी इतिहास की बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। अगर हम बात करें अर्थशास्त्र, चाणक्य ने लिखा है अर्थशास्त्र। चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है, मतलब कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, तो उसमें एक तरह से मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था और शासनिक व्यवस्था का बृहद रूप से वर्णन मिलता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है पूरे से अर्थशास्त्र नहीं है, एक तरह से राजनीति शास्त्र है। इसका नाम, इसको नाम दिया गया अर्थशास्त्र, लेकिन पूर्ण रूप से यह राजनीति शास्त्र है। राजनीति से संबंधित विषयों को विषय इसमें संबंधित है और ये तरह से प्रशासनिक व्यवस्था का बहुत शानदार नमूना पेश करता है चाणक्य का अर्थशास्त्र। इसके बाद करें हम कल्हड़ की राजतरंगिणी। कल्हड़ की रचना है राजतरंगिणी, और राजतरंगिणी में एक तरह से कश्मीर के इतिहास का बृहद वर्णन मिलता है, कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। बात करें अगला का, तो अगला है पाणिनि का अष्टाध्यायी। पाणिनि ने एक रचना की है अष्टाध्यायी की, और अष्टाध्यायी में एक तरह से मौर्य युगीन प्रशासनिक व्यवस्था, मौर्य युगीन शासनिक व्यवस्था का, मौर्य युगीन समाज का बृहद वर्णन आपको मिलता है पाणिनि के अष्टाध्यायी में। और पतंजलि का है महाभाष्य। पतंजलि ने लिखा है महाभाष्य, और पतंजलि के महाभाष्य में पुष्यमित्र शुंग के से संबंधित बहुत सारा विवरण इनकी रचना महाभाष्य में मिलता है। पतंजलि का जो महाभाष्य है, इसमें पुष्यमित्र शुंग से संबंधित, यानी कि मौर्य वंश के पतन के बाद शुंग वंश की स्थापना होती है, और शुंग वंश किस समय की पतंजलि थे। पतंजलि का जो महाभाष्य में पुष्यमित्र शुंग का इतिहास मिलता है। और उसके बाद करें कात्यायन का जो वार्तिक है। कात्यायन की रचना एक वार्तिक है। कात्यायन की रचना जो वार्तिक है उसमें भी मौर्यकालीन समाज की
भरपूर जानकारी मिलती है कात्यायन के वार्तिक में। अगली बात करते हैं मालविकाग्निमित्रम। कालिदास की एक रचना है मालविकाग्निमित्रम, जिसमें मालिका और अग्निमित्र की बड़ा कहानी वर्णित की गई है। इससे भी इतिहास से संबंधित बहुत सारी जानकारी मिलती है कालिदास के मालविकाग्निमित्रम से। उसके बाद बाणभट्ट का हर्षचरित है। बाणभट्ट की एक रचना है हर्षचरित। हर्षचरित में हर्षवर्धन से संबंधित बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी बाणभट्ट की रचना में। और उसके बाद अश्वघोष का बुद्धचरित है। अश्वघोष के जो बुद्धचरित है इसमें भी इतिहास से संबंधित बहुत सारे तथ्य और जानकारी आपको मिलेगी अश्वघोष के बुद्धचरित से। उसके बाद आते हैं शूद्रक का मृच्छकटिक है। शूद्रक के मृच्छकटिक से भी इतिहास से संबंधित बहुत सारी जानकारी मिलेगी। फिर मेरुतुंगाचार का प्रबंध चिंतामणि, मेरुतुंगाचार की प्रबंध चिंतामणि है, इससे भी आपको जानकारी मिलेगी इतिहास से संबंधित मेरुतुंगाचार का प्रबंध चिंतामणि। उसके बाद हर्षवर्धन की रचना है रत्नावली नगानंद और प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन की रचना है रत्नावली नगानंद और प्रियदर्शिका, इससे भी इतिहास से संबंधित बहुत सारी जानकारी हम सभी को देखने को मिलती है। उसके बाद विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस से भी आप जान सकते हैं। उसके वागपति मुंज की एक रचना है गौडवहो। वागपति मुंज की एक रचना है गौडवहो। गौडवहो से भी इतिहास से संबंधित जानकारी मिलती है। उसके बाद एक ज्योतिष ग्रंथ है गार्गी संहिता। ज्योतिष ग्रंथ है गार्गी संहिता। गार्गी संहिता से भी आपको इतिहास से संबंधित बहुत सारी जानकारी मिलेगी। जानने का स्रोत एक तरह से गार्गी संहिता में। उसके बाद आता है बौद्ध ग्रंथ है। तो बौद्ध ग्रंथ जो पाली भाषा में लिखे गए, एक तरह दीपवंश और महावंश ये तरह से पाली भाषा में लिखे गए। तो दीपवंश और महावंश से भी आपको इतिहास से संबंधित जो अभी हमने बताया पाली भाषा में जो त्रिपिटक वगैरह लिखे गए हैं, तो ये दीपवंश महावंश से भी बौद्ध साहित्य के जो ग्रंथ हैं इससे भी इतिहास संबंधी जानकारी मिलेगी। उसके बाद आपका बौद्ध ग्रंथ से दिव्यावधान, ललित विस्तर, महावस्तु ये भी आपके बौद्ध साहित्य हैं, इससे भी जानकारी मिलेगी। जैसे अभी मैंने ये ब्राह्मणता साहित्य में बताया आपको, जो दिव्यावधान, ललित विस्तर और महावस्तु ये बौद्ध ग्रंथ हैं जो संस्कृत भाषा में लिखे गए, इससे भी आपको बहुत सारी जानकारी मिली। तो ये आपका एक तरह से ये ऐतिहासिक ग्रंथ और धर्मेतर साहित्य। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, ऐतिहासिक रचनाएं हैं, ऐतिहासिक चीजें हैं आपको मिलेंगी। उससे भी आपको इतिहास से संबंधित बहुत सारी जानकारी मिलेगी। इतिहास को जानने के स्रोत आपको मिलेंगे। तो ये हमने बताया एक तरह से धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य को भी हमने बताया है। धर्म ग्रंथ या साहित्यिक विवरण का जो पहला हिस्सा है जो धार्मिक साहित्य, इसको मैंने बताया। फिर लौकिक साहित्य, इसको मैंने बताया। अभी दूसरा जो इतिहास के जानने के जो दूसरा स्रोत है यानी तिथि निर्धारण पद्धतियां। तिथि निर्धारण पद्धतियों को दो भागों में बांटा गया। एक तिथि संबंध, सन संबंध या ईस्वी संबंध, दो भाग। पहला तिथि संबंध, सन संबंध या ईस्वी संबंध, इसमें दो भागों में बांटा गया। तिथि संबंध को सबसे पहले समझते हैं। तिथि संबंध जानते हैं कि मैं एक वीडियो बनाया हूँ तिथि संबंध को लेकर के, उसको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसमें उसका लिंक डाल दूंगा, आप जाकर के मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो लेकिन थोड़ा ब्रीफ में बता देते हैं तिथि संबंध। तो तीसरे संबंध अब जानते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे संबंध जारी हुए हैं भारत में। तो जैसे विक्रमी संबंध हो गया, बुद्ध संबंध हो गया, जैन संबंध हो गया, कलचुरी संबंध हो गया, हिजरी संबंध, ये तमाम ऐसे संबंध हैं जो तिथि संबंध में आते हैं। और इस तिथि संबंध से भी बहुत सारी जानकारी आपको इतिहास से संबंधित मिल जाएगी। और उसके बाद जानते हैं सन संबंध या ईस्वी संबंध। ये है जैसे मैंने बताया है कि ईसा मसीह के जन्म के काल से ही तिथि संबंध प्रारंभ माना जाता है। मतलब जो जहाँ से ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत हुई, ग्रेगोरियन कैलेंडर जहाँ से माना जाता है, ये जिस दिन इनका जन्म हुआ था एक सन 1 को ये माना जाता है कि ईसा मसीह का जन्म हुआ था। और ईसा मसीह के जन्म से ही ये माना जाता है कि सन संबंध या ईस्वी संबंध की शुरुआत हुई। तो ईस्वी संबंध के बाद के जो काल है उससे आप बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। ईस्वी संबंध के पहले भी जो ईसा पूर्व माना जाता है, ईसा मसीह के जन्म से जो पहले का काल ईसा पूर्व माना जाता है। तो ये सारी चीजें आपको ये जो दिखाए हैं ये धार्मिक साहित्य के अंदर, ये सारी चीजें आपको ईसा पूर्व की रचनाएं हैं। और इसके बाद ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो रचना है ईस्वी के अंतर आता है। तो इस ईस्वी सन में भी लिखे गए बहुत सारे, जैसे ये सारे इतिहास से संबंधित बहुत सारी चीज आपको देखने को मिलेगी सन संबंध या ईस्वी संबंध से भी। इसलिए ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रारंभ यहीं से माना जाता है जहां ईसा मसीह का जन्म हुआ है, मतलब 1 सन 1 ईस्वी को। ठीक।
तो ये हो गया आपका। इसके बाद अगर हम बात करें तो इतिहास को जानने का जो तीसरा स्रोत है विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों के विवरण इतिहास जानने का तीसरा स्रोत है। और ये आपको एक तरह से ये 4 भागों में बटा हुआ है। विदेशी यात्रियों का विवरण जो है 4 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग होता है यूनानी रोमन लेखकों का। पहला जो हिस्सा है यूनानी और रोमन लेखक। दूसरा जो हिस्सा है, दूसरा भाग इसका चीनी लेखक। पहला भाग यूनानी रोमन लेखक, दूसरा चीनी लेखक, तीसरा होता है अरबी लेखक, इसके बाद अरबी आए थे अरबी लेखक, चौथा है अन्य लेखक के अंतर्गत। मतलब ये 4 हिस्सों में बटा हुआ है। 4 हिस्सों में हम अभी स्पष्ट करेंगे आपको। तो ये जो विदेशी यात्रियों का विवरण है, इसलिए कि बहुत सारे विदेशी यात्री हमारे यहाँ आए और अपनी अपनी रचना की, अपने अपने लेख लिखे हमारे देश के ऊपर। तो उनकी रचनाओं में भी हमारे यहाँ के जो इतिहास है, भारतीय इतिहास है, इसको जानने का अच्छा मौका मिलता है, अच्छा स्रोत माना जाता है, अच्छा साधन माना जाता है। तो यूनानी रोमन लेखक, विदेशी यात्रियों के विवरण में सबसे पहले जानेंगे यूनानी और रोमन लेखक। तो यूनानी रोमन लेखक में साले पहले का नाम आता है हेरोडोटस का। हेरोडोटस जानते हैं, इसकी एक रचना हिस्टोरिका। हिस्टोरिका में बहुत सारी चीजें को जानने का मौका मिलता है इसकी रचना से। वास्तव में ये तो मुख्य रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन इन सबके उदाहरण दिए जाते हैं उसके बाद के ग्रंथों में। तो हिस्टोरिका हेरोडोटस का मुख्य रूप से रचना है। और हेरोडोटस को ही इतिहास का जन्मदाता या फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। और इसकी रचना है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका से बहुत सारे इतिहास से संबंधित जानने का मौका मिलता है। उसके बाद आता है टेसियस। टेसियस के द्वारा भी इतिहास से संबंधित बहुत सारी जानकारी मिलती है टेसियस के विषय में पढ़ने पे। उसके बाद मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज की एक रचना है इंडिका। इंडिका में इतिहास से संबंधित बहुत सारी जानकारी मिलती है, इसलिए कि मेगास्थनीज जो था भारतीय इतिहास का जनक माना जाता है। और सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और ये भारत का पहला विदेशी एक तरह से राजदूत माना जाता है और भारतीय इतिहास का जनक माना जाता है। इसने इंडिका में भारत से संबंधित बहुत सारी यहाँ की राज व्यवस्था, यहाँ की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक स्थितियों पर बहुत शानदार वर्णन किया है अपनी पुस्तक इंडिका में। मुख्य रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन एक तरह से उसके पूर्व परवर्ती जो इतिहासकार है, इससे एक तरह से इसकी पुस्तक इंडिका से उद्धरण लिए हुए हैं कि ये चीज इंडिका में लिखी गई है, इसलिए सत्य है। तो इसकी पुस्तक में की पुस्तक इंडिका से बहुत सारे जानकारी इतिहास से संबंधित मिलती है। उसके बाद आता है डायमेकस भी इतिहास के भारत के विषय में बहुत सारी जानकारी मिलती है। डायमेकस से भी, डायनोसियस से भी मिलती है। डायनोसियस भी भारत के संबंध में बहुत सारी जानकारी देता है। उसके बाद टालमी जो ज्योग्राफी का लेखक है। टालमी की जो रचना है ज्योग्राफी, इससे भी भारतीय इतिहास से संबंधित बहुत सारी जानकारी मिलती है। मुख्य रूप से टालमी भारत आया नहीं था, लेकिन इसकी जो रचना है ज्योग्राफी, उससे भी भारत के इतिहास से संबंधित जानकारी मिलती है, एक स्रोत माना जाता है इसकी रचना ज्योग्राफी। उसके बाद प्लिनी है। प्लिनी नेचुरल ज्योग्राफी का लेखक है और प्लिनी के नेचुरल ज्योग्राफी से भी भारतीय इतिहास से संबंधित बहुत सारी जानकारी मिलती है। उसके बाद निरियाकस है, एरिस्टोबुलस है। एरिस्टोबुलस जो है ठीक सिकंदर के साथ भारत आए थे और इन दोनों से भी भारतीय इतिहास के संबंधित बहुत सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। तो ये आपको यूनानी और रोमन लेखक है जिससे भारतीय इतिहास को जानने का मौका मिलता है। इसके अगले बात करें तो चीनी लेखक हैं। आप जानते हैं कि भारत में चीनी लेखक भी आए थे। चीनी लेखक में ह्वेनसांग, फायान, सेंगर और इसिंग थे। तो ये इनके भी इतिहास से अगर पढ़ें, इनकी भी रचनाओं को पढ़ें तो भारतीय इतिहास से संबंधित जानने का बहुत सारा मौका मिलता है, बहुत सारे स्रोत हैं। आप जानते हैं फायान की जो रचना थी फुकोकी में इसने भारतीय व्यवस्था से संबंधित, भारतीय समाज से संबंधित ये रचना किया है और ये लिखा है भारतीय समाज से संबंधित। ये जानते हैं आपको गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में भारत आया था। गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में भारत आया था और ये लिखा था कि अपने रचना फुकोकी में कि यहाँ के लोग वस्तु विनिमय का जो साधन है, जो सामग्री खरीदते हैं अपने जीवन यापन के लिए, वस्तु विनिमय का जो साधन है वो कौड़ियों से करते हैं। कौड़ी एक तरह से छोटा सा पत्थर होता है और उससे लोग, इसने लिखा फुकोकी में, कुछ कौड़ियों के माध्यम से वो अपना वस्तु विनिमय करते थे। उस कौड़ी को ही आदान प्रदान करके अपने जरूरी खाने पीने की
जरूरी जीवन यापन की संबंधी जो साधन थे उसको उस कौड़ियों के माध्यम से खरीदते थे, यानी कौड़ी वस्तु विनिमय का साधन था। ये अपनी रचना में लिखा है फुको की। लेकिन इससे संबंधित गुप्त काल की जो बहुत सारी प्रशासनिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक चीजें थी, सामाजिक चीजें थी, उसको अपनी रचना फुकोकी में लिखा है। इसके बाद अगर हम बात करें संगन की, संगन 518 ईस्वी में भारत आया था। भारत आने के बाद इसने भी भारत से संबंधित, यहाँ के इतिहास से संबंधित इसके विषय में जानेंगे तो यहाँ के इतिहास से संबंधित बहुत सारी जानकारी आपको इतिहास से संबंधित मिलेगी। उसके बाद अगर बात करते हैं ह्वेनसांग की, तो ह्वेनसांग आप जानते हैं हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और पुष्यभूति में हर्षवर्धन पुष्यभूति में वर्धन वंश के प्रतापी राजा थे और इनके शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था। इसकी एक रचना है सियुकी में इसने भारत से संबंधित, भारतीय समाज से संबंधित बहुत सारी चीजों को लिखा है सियुकी में अपनी ह्वेनसांग। और हर्षवर्धन कालीन जो व्यवस्था थी, हर्षवर्धन कालीन जो समाज था, उत्तर भारत के जो प्रतापी राजा थे हर्षवर्धन, उनके संबंध में बहुत सारी जानकारी ये ह्वेनसांग की पुस्तक सियुकी में मिलती है। तो इतिहास को जानने के अच्छा साधन ह्वेनसांग की रचना सियुकी भी है। तो उसके बाद अगर आता है, बात करें चीनी यात्रियों में, तो इसिंग आता है। इसिंग लगभग 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत आया था। जो इसिंग था ये 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत आया था और इसकी एक रचना है बायोग्राफिक्स ऑफ एमिनेंट मंक। इसकी रचना है बायोग्राफिक्स ऑफ एमिनेंट मंक और इसमें इसने इतिहास से संबंधित, भारतीय इतिहास से संबंधित बहुत सारी जानकारी दी है। और ये यहाँ आया था सिर्फ बौद्ध धर्म की जो त्रिपिटक है, अधिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, यानी जो ये त्रिपिटक है, त्रिपिटकों की ये 400 प्रतियों को भारत से उठा लेकर के चीन गया था। त्रिपिटकों की लगभग 400 प्रतियों को भारत से ये चीन ले गया था अपने देश। ये कौन? इत्सिंग। ये 7वीं शताब्दी के अंत में आया था, 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आया था। तो ये एक तरह से चीनी यात्रियों का विवरण होगा। चीनी यात्रियों में 4 मुख्य माने जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो अरबी लेखक की, तो अरबी लेखक में सबसे पहला जो नाम आता है एक तरह से अलबेरुनी का आता है। अलबेरुनी अरबी लेखक में सबसे पहले अलबेरुनी का आता था और अलबेरुनी एक तरह से 1025 ईस्वी में मोहम्मद बिन गजनवी के साथ भारत आया था। और मोहम्मद बिन गजनवी जब सोमनाथ पर आक्रमण किया था, सोमनाथ मंदिर पर, तो ये उसके साथ था, उसके साथ ही भारत आया था ये मोहम्मद अलबेरुनी। अलबेरुनी का पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद बिन अलबेरुनी है और ये एक तरह से इसकी रचना तहकीके हिंद या तहकीकाके हिंद या तहकीकाके हिंद। इसने अलबेरुनी ने अपनी रचना तहकीके हिंद में भारतीय इतिहास से संबंधित बहुत सारी चीजों को लिखा है, बहुत सारी बातों को लिखा है। तो इसकी रचना से भी एक तरह से भारतीय इतिहास के विषय में बहुत सारी चीजों को जाना जा सकता है। उसके बाद है सुलेमान की रचना है सिलसिला तत्वासिक। ये सुलेमान की रचना है। सुलेमान की रचना सिलसिला तत्वासिक से भारतीय इतिहास के विषय में जाना जा सकता है। उसके बाद इब्ने खुर्दादव है। इब्ने खुर्दादव की रचना है किताबुल वसालिक वल ममालिक। ये इब्ने खुर्दादव की रचना है। इनकी रचना जो किताबुल मसालिक वल ममालिक है, इससे भी भारतीय इतिहास से संबंधित बहुत सारी चीजों को जाना जा सकता है। ये भी भारतीय इतिहास को जानने के एक तरह से स्रोत है। उसके बाद आता है अलबिलादुरी का। अलबिलादुरी की रचना फुतुहल बुल्दान है। अलबिलादुरी की रचना फुतुहल बुल्दान। फुतुहल बुल्दान से भी भारतीय इतिहास के विषय में जान सकते हैं, फुतुहल बुल्दान से भी। अब अलबिलादुरी की जो रचना है, उसके बाद है अलमसूदी है। अलमसूदी की रचना है महयल जहान। अलमसूदी की रचना महयल जहान है और अलमसूदी की रचना से भी जो महयल जहान है उससे भारतीय इतिहास के विषय में जाना जा सकता है। उसके बाद है इब्न बतूता। इब्न बतूता की रचना किताबुर रहला। इब्न बतूता की रचना है किताबुर रहला और किताबुर रहला से भी, किताबुर रहला 1357 ईस्वी में ये इब्न बतूता ने लिखा था। और इस किताबुर रहला से भी भारतीय समाज, दिल्ली का वो शासन व्यवस्था, और ये दिल्ली का एक तरह से उस समय 1313 ईस्वी में भारत आया था चीन से होते हुए। तब कई देशों से भ्रमण करते हुए इब्न बतूता भारत आया था और भारत आया तो दिल्ली के सुल्तान, उस समय के तत्कालीन जो दिल्ली का सुल्तान था, वो इसको एक तरह से वहाँ का काजी अर्थात न्यायाधीश नियुक्त कर दिया था। इसके बाद व्यवहार को जान करके तो इसने लिखा किताबुर रहला और किताबुर रहला में इसने जो 1357 ईस्वी में
इसने लिख करके पूरा किया। उसमें उस समय के भारतीय समाज, भारतीय सभ्यता, संस्कृत और भारतीयों के विषय में बहुत सारी चीजें आपको इसकी रचना, इब्न बतूता की रचना किताब रिहला में देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आते हैं अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक का समय का एक तरह से 15वीं शताब्दी के आसपास का, 15वीं शताब्दी के भारत के विषय में अब्दुल रज्जाक ने भी बहुत चीजें लिखी हैं। तो ये आपका यूनानी लेखक, चीनी लेखक, अरबी लेखक। उसके बाद आते हैं अन्य लेखक, और अन्य लेखकों में अगर बात करें तो अन्य लेखकों में तिब्बती एक लेखक है तारानाथ, और तारानाथ की रचनाएं हैं कंग्यूर और तंगूर। तारानाथ की जो रचना है तिब्बती लेखक है, और तारानाथ की जो रचना है कंग्यूर और तंगूर। कंग्यूर और तंगूर से भी भारत के विषय में, भारतीय इतिहास के विषय में जाना जा सकता है, भारतीय इतिहास के स्रोत माने जाते हैं। इसके बाद आते हैं मार्को पोलो। मार्को पोलो एक तरह से, मार्को पोलो की रचना से भी एक तरह से भारतीय इतिहास के संबंधित विषयों को जाना जा सकता। और मार्को पोलो के विषय में कहा जाता है ये इतालवी थे, इटली के थे, और ये एक तरह से इनकी रचना है द बुक ऑफ सर मार्को पोलो। इनकी एक रचना है द बुक ऑफ सर मार्को पोलो, और उस रचना में एक तरह से ये रेशम के, इनके पिता रेशम के व्यापारी थे, और रेशम के व्यापार करते करके कई सारे देशों में घूमे थे, और चीन होते हुए फिर ये भारत आए थे मार्को पोलो। और भारत आए थे लगभग ये 13वीं शताब्दी में, मतलब 1288 से 1299 के आसपास जो काल था, यानी 13वीं शताब्दी का एक तरह से उत्तरार्ध है। 13वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, 13वीं शताब्दी का जो अवसान था, उस समय ये भारत आए थे। भारत में एक तरह से मदुरई के आसपास का जो थे क्षेत्र था, पांड्य साम्राज्य था। पांड्यों के शासनकाल में एक तरह से मार्को पोलो भारत आए थे, और पांड्यों का शासनकाल जो था, एक तरह से पांड्यों की राजधानी मदुरई थी। तो इन्होंने अपनी रचना द बुक ऑफ सर मार्को पोलो में पांड्य साम्राज्य संबंधी बहुत सारी चीजों को उसमें लिखा है। मार्को पोलो इटली के निवासी, द बुक ऑफ सर मार्को पोलो इनकी रचना है, और 13वीं शताब्दी में एक तरह से ये भारत आए थे। भारत में जो पांड्यों का शासन काल था मदुरई में, जिनकी राजधानी मदुरई थी, वो वहाँ पांड्यों के शासन काल में आए थे। और मार्को पोलो की जो रचना है द बुक ऑफ सर मार्को पोलो, उसमें भी भारतीय इतिहास से संबंधित बहुत सारी चीजों को जानने का मौका मिलेगा। तो ये चीज हमने स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि इतिहास को जानने का स्रोत, धर्म ग्रंथ, साहित्यिक विवरण, तिथि निर्धारण पद्धतियां, विदेशी यात्रियों का विवरण और पुरातात्विक लेख। ये तीसरा मैंने अभी स्पष्ट किया आपको। चौथे की अगर बात करें पुरातात्विक मुद्रा अभिलेख, तो ये एक तरह से सबसे प्राचीन स्रोतों में जो स्रोत है वो माना जाता है, ये पुरातात्विक मुद्रा अभिलेख। आप जानते हैं कि जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता है सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है, और बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो जमीन में दफन है, जमींदोज हैं। तो जो उत्खनन के बाद बहुत सारी चीजें जो जमीन से निकल के आती हैं, वो एक तरह से पुरातत्व विभाग के संरक्षण में रहता है। और पुरातत्व विभाग जो है भारत सरकार का एक विभाग है, तो उस पुरातत्व विभाग ये जांच करता है कि उत्खनन के बाद जो भी चीजें निकल के आती हैं वो कितनी साल पुरानी है, किसके शासन काल में ये थी। तो ये सारी चीजें एक तरह से पुरातात्विक मुद्राएं अभिलेख में आते हैं। उसमें जाए उत्खननों से प्राप्त से कोई साक्ष्य उत्खनन से प्राप्त हुए हैं, तो उत्खनन से प्राप्त कोई साक्ष्य हुए हैं, तो उससे ये जाना जाता है, पुरातत्व विभाग ये जानने का प्रयास करता है कि ये किसके शासनकाल में था, किस राजवंश से संबंधित है, ये कितने वर्ष पुराना है। जो खनन के बाद जो अवशेष मिलते हैं उसको जांच करके पुरातत्व विभाग ये पता करता है। उसके बाद उसमें आपका मोहर भी आती है, मोहर भी है, मुद्रा भी है। मुद्रा यानी कि सिक्के भी ये पुरातत्व विभाग जानने का प्रयास करता है कि सिक्का किसके शासनकाल में है, ये किस धातु का बना है, सोने का बना है, तांबे का बना है या किसी अन्य धातु का है। तो ये मुद्रा और सिक्का से भी भारतीय इतिहास के विषय में जानने का मौका मिल रहा है कि किसके शासनकाल में ये बने हुए थे। इसके साथ स्मारक और भवन है। भवनों का भी जैसे बहुत सारे जगह पर आप देखेंगे, जैसे कुशीनगर में आप देखेंगे बौद्ध स्थली है, तो यहाँ भी एक तरह से इस टाइप के बहुत सारे आपको भवन देखने को मिलेंगे, जगह देखने को मिलेंगे, जिससे पुरातत्व विभाग जांच करके उस भवनों का, स्मारकों का, मकानों का जांच करता है कि किसके शासनकाल में था और कितने वर्ष पुराना है। उसके बाद मूर्तियां हैं।
मूर्तियां भी अपन जमीन में जो भी मूर्तियां देखने को मिली उस मूर्तियों से भी जांचा जा सकता है, परखा जा सकता है कि पुरातत्व विभाग ये जांच करता है मूर्तियां और चित्रकला से भी। जो दीवारों पर चित्रकारी हुई है, उकेरी गई है चित्रकला, वो जमींदोज हो गया है, उत्खनन के बाद प्राप्त हुआ है, तो इसको जांच करके ये पुरातत्व विभाग पता करता है कि कितने साल पुराना है, किसके शासनकाल में है और क्या क्या चित्रकारी या नमूना पेश किया गया है उन लोगों के द्वारा जो आज जमींदोज है। तो ये सारी चीजें एक तरह से पुरातत्व विभाग देखता है और इनके द्वारा भी मतलब उत्खनन करके जो भी चीजें प्राप्त होती हैं या मिलती हैं, मिल चुकी हैं, तो उनके द्वारा भी इतिहास के जानने का बहुत अच्छा साधन या स्रोत माना जाता है कि इसके द्वारा भी अच्छी तरह से भारतीय इतिहास को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये मैंने बताया आपको ये इतिहास के जानने के स्रोत। और इतिहास के जानने के स्रोत, पहला धर्म ग्रंथ या साहित्यिक विवरण, दूसरा तीर्थ निर्धारण पद्धतियां, तीसरा विदेशी यात्रियों का विवरण, चौथा पुरातात्विक मुद्रा एवं अभिलेख। तो ये सारा हमने बताने का बहुत प्रयास किया है आपको अच्छी तरह से। मुझे आशा है कि मेरे बताए ये वीडियो मेरे बताया ये ग्राफ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। और मेरे वीडियो जो मैं ये बनाया हूँ इसको पसंद हो तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करिए, इसलिए कि आने वाले वीडियो चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो मेरे आने वाले वीडियो आपको जो मैं अपलोड करूंगा वो सबसे पहले आपको पहुंचे, जानकारी आपको मिले। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। तब तक के लिए जय हिंद।